ऐसे छात्र जो गरीब हैं उनको हमारी संस्था जो है उनको पैसे की योगदान दे करके, समय दे करके उनको आगे बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान करूँगा। अनेक प्रकार की समस्या ये होती थी कि न उनके कपड़े होते थे, न पैसे होते थे। वो बच्चे असहाय की श्रेणी में आते थे। वो चाहते थे कि पढ़ें, परंतु वो पढ़ नहीं पाते थे। देखकर मुझे चेतना आई कि जो बच्चे वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, अगर हमारे जैसे कुछ समाजसेवी लोग मिलजुल करके उनको आगे बढ़ाएंगे तो वास्तव में वो लड़का आगे बढ़ करके अपने माता पिता समाज की सेवा कर सकता है। रिटायरमेंट के बाद मुझे समस्या तो बहुत आई, जिसमें मैंने अपने कुछ साथियों से मिला। मेरे सामने न कोई एससी है, न कोई बीसी है, न कोई जनरल है, सब समान वर्ग के हैं। सभी लोग से मेरा घोषणा करता हूँ कि अगर इस तरह के लड़के पढ़ने में कमज़ोर हो, अगर वो पढ़ना चाहता है तो उस छात्र को चयनित करें और मेरे पास लावें। CPS जाफरपुर आजमगढ़ में सेशन 2026-2027 के लिए एडमिशन ओपन। एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। APS आजमगढ़ में सेशन 2026-27 के लिए एडमिशन ओपन। एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। अपने बच्चों का एडमिशन कराएं, हम उनका मुस्तकबिल संवारेंगे। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंसपुर आजमगढ़ में सेशन 2026-2027 के लिए एडमिशन ओपन। एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। मदरसा गुलशने मुमताज छित्तेपुर मार्टिनगंज आजमगढ़ में दाखिले जारी हैं। अपने बच्चों का दाखिला कराने के लिए राब्ता करें। तालीम तरक्की का सबसे बेहतर जरिया है। डॉक्टर खुर्शीद अहमद अलीग। हरीश चंद्र इंटरमीडिएट कॉलेज आजमपुर बिलरियागंज रोड आजमगढ़ में नर्सरी टू 12th सेशन 2026-2027 के लिए एडमिशन ओपन। एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। न्यू इंडियन पब्लिक स्कूल नसीरपुर आजमगढ़ में सेशन 2026-2027 के लिए एडमिशन ओपन। एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। अलगू स्मारक इंटर कॉलेज आजमपुर चकिया आजमगढ़ में नर्सरी से 12वीं तक यूपी बोर्ड एवं AS पब्लिक स्कूल आजमपुर चकिया आजमगढ़ नर्सरी से 10वीं CBSE बोर्ड में एडमिशन ओपन। एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। बता दें कि नर्सरी में प्रवेश निःशुल्क है। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला मऊ से है। देखिए सीनियर जर्नलिस्ट शमीम जयराजपुरी की ये रिपोर्ट। मऊ के सुरहुरपुर मोहम्मदाबाद गोहना से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो न सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि समाज को एक नई दिशा देने वाली भी है। एकता समाज, एकता से जागृत समाज, चेतना से सशक्त भारत, इसी विचार को साकार करने के उद्देश्य से एकता समाज चेतना समिति द्वारा एक भव्य प्रतिभा सम्मान एवं सामाजिक सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में वर्ष 2024-25 के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया, जहां उन्हें प्रमाण पत्र देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। छात्रों के चेहरों पर खुशी और गर्व साफ झलक रहा था, जिससे कार्यक्रम का माहौल उत्साह से भर गया। कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश दिया गया कि शिक्षा ही समाज को आगे बढ़ाने का सबसे मजबूत आधार है। छात्रवृत्ति वितरण कर जरूरतमंद विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का अवसर भी प्रदान किया गया। वहीं कार्यक्रम में सामाजिक सेवा की एक शानदार मिसाल भी देखने को मिली। वृद्ध जनों को वस्त्र वितरण किया गया, जो समाज के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का प्रतीक बना। बुजुर्गों के चेहरे पर आई मुस्कान ने इस आयोजन को और भी खास बना दिया। सेवा ही सच्चा धर्म है, ये केवल एक नारा नहीं बल्कि इस पूरे आयोजन की आत्मा रही, जो हर गतिविधि में साफ नजर आई। कार्यक्रम में मौजूद गणमान्य व्यक्तियों ने अपने विचार रखते हुए कहा कि जब समाज में एकता और जागरूकता आती है तभी एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण संभव होता है। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि उनका लक्ष्य सिर्फ एक कार्यक्रम करना नहीं बल्कि समाज में निरंतर सकारात्मक बदलाव लाना है। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम
माध्यम से शिक्षा, सेवा और जागरूकता को बढ़ावा दिया जाता रहेगा। पूरे आयोजन के दौरान उत्साह, सम्मान और सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिला। छात्रों की तालियों, बुजुर्गों की दुआओं और समाज के सहयोग ने इस कार्यक्रम को यादगार बना दिया। ये आयोजन एक मजबूत संदेश देता है कि अगर समाज एकजुट हो जाए और हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे तो एक सशक्त और विकसित भारत का सपना जरूर साकार हो सकता है। आइए सुनते हैं सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी रमाशंकर राम क्या कह रहे हैं और दूसरे गणमान्य लोगों ने भी क्या कहा है, वो भी हम आपको सुनाते हैं। अपना परिचय बताते हुए बताइए कि आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मेरा नाम रमाशंकर राम। इसके पहले मैं जो था PCS से मैं चयन होकर के BSc बना, DIS बना, BDR बना और इसके बाद जो है मंडल स्तर से रिटायर हो गया। उसके पश्चात मैंने अपना कदम जनता की सेवा में रखा। एक नई चेतना के अंतर्गत एकता समाज चेतना समिति का निर्माण किया, जिसमें मैंने ये चाहा कि जो गरीब परिवार के बच्चे हैं पढ़ लिख लेते हैं, पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, तो ऐसे लड़कों को मैं अपने ज़िले में न रह करके मंडल स्तर पर जिला मऊ, आजमगढ़, बलिया के इन BSc और DIS से मिल करके मैं ये सोचा कि उनसे जो प्रतिभाएं आपसे निकलती हैं, जो सबसे ज़्यादा जिला में टॉप करते हैं, सर्वोत्तम कम प्राप्त करते हैं, मैं उनको उत्साहित करने के लिए अपना जो है एकता समाज चेतना समिति के अंतर्गत उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए मैं उनको पुरस्कृत करूँगा। और पुरस्कृत करने का मतलब ये नहीं होता है कि उनको अपार संपत्ति दे दो। पुरस्कृत का मतलब उनके साथ, उनके परिस्थितियों पर देख रेख, या मैं उनके साथ ये भी मिलना चाहता हूँ कि जो लड़का हाई स्कूल इंटर टॉप है जिले स्तर में, अगर वह शिक्षा विभाग में से जुड़ता है या कोई टेक्निकल में जाता है, उस स्थिति में जैसे BTech है, MBA है, इसके बाद जो है नीट है, डॉक्टर ग्रुप में, ऐसे छात्र जो गरीब हैं उनको हमारी संस्था जो है उनको पैसे की योगदान दे करके, समय दे करके उनको आगे बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान करूँगा। सर, ये कार्यक्रम करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये जब मैं अपने विभाग में रहता था और इसमें जब मैं जिला DIS के पद पर था, वैसे मैं डाइट में भी था। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में मैं प्रचार था, तो वहाँ पर कुछ लोग जुटने आते थे। उनके अंतर्गत अनेक प्रकार की समस्या ये होती थी कि न उनके कपड़े होते थे, न पैसे होते थे। वो बच्चे असहाय की श्रेणी में आते थे, वो चाहते थे कि पढ़ें परंतु वो पढ़ नहीं पाते थे। इन चीज़ों को तमाम समाज को देखकर मुझे चेतना आई कि जो बच्चे वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, अगर हमारे जैसे कुछ समाजसेवी लोग मिलजुल करके उनको आगे बढ़ाएंगे तो वास्तव में वो लड़का आगे बढ़ करके अपने माता पिता समाज की सेवा कर सकता है। तो सर, रिटायरमेंट के बाद इस काम को करने में कुछ समस्याएं भी आपको आई होंगी? रिटायरमेंट के बाद मुझे समस्या तो बहुत आई, जिसमें मैंने अपने कुछ साथियों से मिला। जैसे हमारे कुछ साथी हमारे मेंबरशिप में हैं, इंजीनियर हैं, रेलवे विभाग के इंजीनियर हैं, बिजली विभाग के इंजीनियर हैं, PWD के, इस तरह से जो है कुछ जो है अध्यापक हैं, कुछ जो अधिकारी हैं, उन लोगों से हमने मिल करके यह कदम रखा। कुछ जो है एयरपोर्ट में हैं, कुछ अन्य संस्थाओं से जुड़े हैं। तो मैं कहा मेरे लड़के जो पढ़ते हैं PCS IAS में, उनसे मैंने रखा तो वो अपने साथियों से अपने उन विचारों को लड़कों से कहे, तो वो विचारों को प्रकट करते हुए वो सब कहे कि आप आगे बढ़िए, मैं पैसे की कमी नहीं पड़ने देंगे। अभी मैं जो कार्यक्रम कर रहा हूँ इसमें मुझे बहुत पैसा मिला है और आगे मैं बहुत काम करूँगा। और इस कार्य में जो है मेरे साथियों का, मेरे लड़कों के साथियों का, मेरे अन्य कर्मचारियों के साथियों का योगदान मुझे आर्थिक स्थिति से मिल रहा है। भविष्य में और किस तरीके की समाज सेवा करने का विचार है? भविष्य में अभी मैंने तो यहाँ पर निराश्रित बाल गृह करना चाहता था, इसके बाद वृद्धा प्रोजेक्ट करना चाहता था। इसके बाद जो है मैं कुछ महिलाओं के जो बुजुर्ग हो गए हैं उनकी सेवा के लिए भी कार्य करना चाहता था, परंतु हमारे बगल में माननीय लक्ष्मण भाई कर रहे हैं,
तो मैंने कहा जब मेरी संस्थाएं कुछ कुछ जुड़े हुए हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, तो मैं इनसे हटकर कुछ काम करूं, ताकि जहां वो कमजोर पड़ते हैं तो मैं उनके साथ मिलकर कंधे से कंधे इस समाज को मैं आगे बढ़ाऊं। मेरे सामने न कोई एससी है, न कोई बीसी है, न कोई जनरल है, सब समान वर्ग के हैं। सभी समान वर्ग में सभी की परिस्थितियां आती हैं, उन परिस्थितियों को सामना करने के लिए वो लड़का मजबूर होता है, तो ऐसे लड़कों का जो है हम लोग सहयोग करते हैं। तो सेवा ही सच्चा धर्म है, इसे अपनी समिति और लोगों के जीवन में किस प्रकार से देखते हैं? जब हम पढ़ते थे तो हमारे साथ बहुत गरीब के लड़के रहते थे, तो हम लोग अपना स्टाइपेंड छात्रवृत्ति दे करके उनको आगे सहयोग किए। वो पीपीएस हो गए, वो पीसीएस हो गए, वो लेक्चरर हो गए। तो इस तरह से जो लड़कों को हमने आज योगदान दे रहे हैं, जो लड़के सहयोग कर रहे हैं, वो लड़के आगे चलकर भविष्य में वो भी हमारे जैसे होंगे, समाज की सेवा करेंगे। तो सर, आज जो कार्यक्रम हुआ है, बुजुर्गों को सम्मान किया गया है, तो ये कार्यक्रम कैसा था? इसमें ऐसा स्थित है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, जैसे हमने मऊ आजमगढ़ जिला का लिया, एक कहावत है कि जो आप कुछ आगे बढ़ते हो तो परिवार का मतलब अपने से होता है, उससे थोड़ा आगे बढ़ते हो तो अपने भाई बंधु, उससे थोड़ा आगे बढ़ते हो तो अपने ग्राम सभा से आगे बढ़ते हो तो अपने तहसील स्तर पर, तहसील से आगे बढ़ते हो तो जनपद स्तर से आगे बढ़ते हो मंडल स्तर पर। तो मेरी सेवा जो है मंडल स्तर पर होगी, और मैं यहाँ पर तमाम लोग बैठे हुए हैं, प्रबुद्ध वर्ग, हमारे समाज सेवी, हमारे वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हमारे तिवारी जी हैं, सभी लोग से मेरा एक घोषणा करता हूँ कि अगर इस तरह के लड़के पढ़ने में कमजोर हो, अगर वो पढ़ना चाहता है तो उस छात्र को चयनित करें, अब मेरे पास लावें। मैं उसको चाहे हाई स्कूल में हो, इंटर में हो, बीए में हो, एमए में हो, या टेक्निकल करना चाहता है, डिप्लोमा में ITI हुआ, पॉलिटेक्निक हुआ, बीटेक हुआ, कि फार्मा हुआ, इसके साथ साथ आपका नीट का जो MBBS डॉक्टर बनते हैं उसमें भी मैं सहयोग प्रदान करूंगा। सर, आपकी समिति द्वारा जो कार्यक्रम होता है, इसमें कोई जाति धर्म से संबंध कुछ भी नहीं? वही हमारा जात धर्म से सब एक हैं, एक साथ रहेंगे। जब हम पूरे समाज एक रहेंगे तो हमारा स्वतः विकास होगा। आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ बताइए। मैं पुष्पेंद्र भारती, वरिष्ठ प्रबंधक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और कार्यक्रम जो एकता समाज चेतना समिति के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा मैं आमंत्रण दिया कि इस कार्यक्रम का संचालन कीजिए। मैं इस समिति का सदस्य तो नहीं हूँ, एक गवर्नमेंट अधिकारी होने के नाते, लेकिन मेरा जो सहयोग रहा है कार्यक्रम संचालन के प्रति, समाज से सहयोग इकट्ठा करने के प्रति, उसका पूरा सहयोग हमारे लिए इस एकता समाज चेतना समिति के लिए रहा है, और इसकी वजह से ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किया गया। अध्यक्ष जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कितना सराहनीय काम कर रहे हैं, वृद्धों की सेवा कर रहे हैं, छात्रों को प्रोत्साहित कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई में। अध्यक्ष जी को, अध्यक्ष एकता समाज चेतना समिति के अध्यक्ष होने के साथ साथ वो मेरे पिता भी हैं, और मेरे पिता ने हर समय समाज के निम्न वर्गों, जैसा उन्होंने अभी कहा आपको, कि हम लोगों को जो सिखाया है कि समाज जब एक रहेगा तभी उसमें चेतना आएगी, और चेतना के तहत ही समाज का विकास होगा। उन्हीं के कहे अनुसार हम लोग चलते हैं, और वही हमारा ध्येय है। और जहाँ तक उनके बारे में सवाल है, तो उन्होंने जहाँ तक रहे, पहले उत्तरांचल में रहे, फिर बलिया में रहे, अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने सर्व किया। तो समाज में जितने भी ज़रूरतमंद लोगों के प्रति उन्होंने सोचा, और जो उनसे यथापूर्वक सहयोग और हो सकता था उसको उन्होंने कभी उससे पीछे नहीं हुए, उसका पूरी तरीके से अपना प्रयास किया। सेवा कार्य करने में आपको कुछ समस्याएं भी आई होंगी? सेवा कार्य करने में जब आप समाज को एक साथ लेके चलते हैं, समाज एक परिवार की तरह, जैसा उन्होंने कहा कि पहले गांव, फिर तहसील, फिर जनपद, फिर मंडल, उसी तरह समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है। परिवार में भी कोई कार्य होता है तो वहाँ पे भी समस्याएं आती हैं, और जब समाज में आप कोई कार्य करते हैं तो और समस्याएं आती हैं। लेकिन समस्याओं का समाधान ही मनुष्य का एक उद्देश्य होना चाहिए। अगर आप कहीं भी जाएंगे तो 10 लोग आपके साथ होंगे, 2 लोग साथ नहीं होंगे, चाहे उसका उल्टा हो सकता है। फिर भी आपको जो कार्य करना है उस कार्य के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, और एक न एक दिन वो कार्य सफल जरूर होगा। तो आखिरी सवाल, सेवा ही सच्चा धर्म है,
इसे अपने ऊपर, परिवार के ऊपर या समाज के ऊपर किस तरीके से देखते हैं? सेवा ही सच्चा धर्म जो है, ये टैगलाइन है हमारे एकता समाज चेतना समिति की। सच्चा धर्म इसलिए है कि मनुष्य सेवा ही सबसे सच्चा धर्म। आप अगर कोई मनुष्य जिसको की जरूरत है किसी भी तरीके से, उसको समाज में सही खड़ा करने के लिए, उस अपने समाज में अपना स्थान बनाने के लिए, अगर उसके तहत हम उसका कुछ सहयोग कर पाते हैं और उस सहयोग से वो अगर हमारे बराबर और समाज में बराबर स्थान पा लेता है, तो इस वजह से ये कहा गया है कि सेवा ही सच्चा धर्म है।